हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, जो भी बच्चे एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। गाइस, जो मेरी MHI 01 की वीडियो है उस पर आप सभी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कमेंट्स करके कह रहे हैं कि उनको उनके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके भी वीडियोस चाहिए। सो यहाँ पर आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स आपके MHI 04 के हैं। MHI 04 जिसमें आप लोग इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो। जो भी क्वेश्चंस है बच्चों वो आपके दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं मैं उनको आसान भाषा में लेकर आती हूँ आप सभी के लिए। साथ ही साथ आपको मैं लास्ट में PDF के लिए वेबसाइट भी बता दूंगी, वहाँ से आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। नाउ बच्चों, यहाँ पर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो जो आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको पता है क्या डिस्कस करना है, मौर्यन एम्पायर के बारे में। आप सभी को मौर्यन एम्पायर के बारे में पहले से ही पता होगा। जब भी हम लोग बच्चों मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग अशोका के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अशोका, कौटिल्य, है ना, उनकी कैपिटल्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 6th में बच्चे एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर क्लास 12th में अगर कुछ बच्चे हिस्ट्री लेते हैं तो पढ़ते हैं। अदरवाइज आपने लास्ट टाइम ये टॉपिक अपने क्लास 6th में पढ़ा होगा। सो डिस्कस द नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट। तो यहाँ पर बस आपको जो मौर्यन स्टेट है उसके नेचर को डिस्कस करना है, यानी कि जो भी उसकी वेरियस क्वालिटीज़ थी जो भी आपको पता हो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बताएंगे सबसे पहले कि जो आपका मौर्यन स्टेट्स थे दे हैव सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। तो जो मौर्यन एम्पायर है उसके अंदर जो सिस्टम था, मौर्यन एम्पायर का जो सिस्टम था, इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो सेंटर था उसके पास ज़्यादा पावर थी। द किंग हेल्ड सुप्रीम अथॉरिटी। सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? राजा के पास थी, किंग के पास थी। एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्पायर। यहाँ पर जो किंग है वो जिस भी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन करता था वो ही रिस्पॉन्सिबल होता था। फ्रॉम लॉ टू मिलिट्री अफेयर्स द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। तो सेंटर के बाद देयर आर वेरियस प्रोविंसेस, लेकिन जो रियल पावर थी वो हमारे किंग के पास ही हुआ करती थी। सो ईच गवर्नड बाय अ वाइस रॉय हु वॉज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द किंग। सो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे बच्चों। एग्जाम्पल मैंने इसलिए देना है ताकि मैं आपको समझा सकूं। एग्जाम में लिखना ना लिखना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि सेंट्रलाइज थी तो क्यों थी, तो आप लोगों को बता दूं मैं कि जो एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर एंड उन्होंने ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट तैयार की थी। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जैसे कि टैक्स कलेक्शन हो गया, आपका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गया, ये सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या जो राजा है उसके द्वारा लिए जाते थे, ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य है वह कैसा था? अत्यधिक केंद्रीकृत उसमें शासन प्रणाली थी, और जो राजा है वह सर्वोच्च शक्ति के रूप में शासन करता था और उसका प्रशासन साम्राज्य के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता था। तो उस टाइम पर राजा का नियंत्रण बहुत ज्यादा था। अब राजा का जो है रोल क्या था बच्चों? यहाँ पर जो हमारा किंग है मौर्यन एम्पायर में, जो हमारे किंग हैं उनका बहुत ही ज़्यादा जो रोल है वो था सेंट्रल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल था। और किंग को एक डिवाइन रूलर समझा जाता था। डिवाइन समझते हो? डिवाइन समथिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड या समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हिज रोल वॉज नॉट ओनली टू गवर्न बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड एंश्योर देयर वेलफेयर। तो यानी कि वो जो किंग है उसका काम था लोगों को, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। द किंग अथॉरिटी वॉज एब्सोल्यूट एंड he was advised by council of minister। जो किंग था, किंग के नीचे क्या होती थी? किंग के नीचे उसकी होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है कि जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते थे वो उसको निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें उसकी सहायता करते थे।
सो देयर इज़ एन एग्जाम्पल जिससे मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों देखो, पहले तो ये देख लो कि क्या है कि जो राजा है वो मौर्य में केंद्रीय भूमिका निभाते थे, जिसे अक्सर एक दिव्य शासक के रूप में देखा जाता था। ठीक है, उसकी भूमिका जो थी वो केवल शासन करना ही नहीं होती थी, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना भी होता था। सो अशोका वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। अब मौर्यन रूलर्स तो और भी थे, चंद्रगुप्त सेकंड था, लेकिन जो अशोका है, ठीक है, अशोका ही वॉज द मोस्ट फेमस एंड सॉ हिमसेल्फ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। सो जो अशोक हैं वो धम्म लेकर आए थे। अशोक का जो धम्म है वो बहुत ही फेमस है, जिसमें वो कुछ ऐसे मॉरल लॉज बताते हैं जो कि बुद्धिज्म से भी थोड़े से कनेक्टेड थे। जो अशोक का धम्म था वो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। अशोक ने भी अपना धम्म लेकर आए वो, और जिसका फोकस था वेलफेयर करने पे लोगों का, और प्रमोट करते थे वो नॉन वायलेंस को। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो जो मौर्यन स्टेट्स थे हमारे, दे हैड अ वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद अ डिवीजन ऑफ लेबर। तो जो लेबर वाला काम है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जो काम है वो बटे हुए होते थे। ठीक है, काम बटे हुए होते थे, जैसे कि रिवेन्यू कलेक्शन का काम है, लॉ को मेंटेन करने का काम है, ट्रेड और मार्केट का काम है, ठीक है, या फिर ओवरसीइंग लोकल अफेयर्स को देखना। ये सारे जो काम हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा था, काम बटे हुए थे। कौटिल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। साथ ही साथ उसमें स्पाइस के रोल के बारे में भी बता रखा है। स्पाइस यहाँ पर मसाले नहीं है, स्पाइस का मतलब होता है बच्चों जासूस। ठीक है, रिवेन्यू ऑफिशियल्स, मिलिट्री कमांडर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स के बारे में भी उसने अपनी किताब अर्थशास्त्र में, प्रशासनिक प्रणाली जितनी भी है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बता रखी है। फिर है आपका इकोनॉमिक एंड रिवेन्यू सिस्टम। अब जो इकोनॉमी है, हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है मोस्टली वो बेस्ड होती है एग्रीकल्चर में, अनलेस कि वो कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री ना हो। So during that time, the Mauryan economy was primarily agricultural, but trade, industry and taxation also played significant role. तो एग्रीकल्चर से तो पैसा आता ही आता था, लेकिन उनके पास पैसा ट्रेड से भी आता था, इंडस्ट्रीज से आता था, है ना, लोगों पर टैक्स लगाते थे उनसे भी आता था। द स्टेट इम्पोज टैक्सेस ऑन लैंड, ट्रेड एंड इवन ऑन गुड्स दैट मूव बिटवीन रीजन्स। तो इन सब चीज़ों पे जो स्टेट है वो टैक्स लगाया करता था। सो द मौर्यन स्टेट कंट्रोल्ड important trade routes and even had a monopoly on certain commodities like salt and metal। तो अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है कि जो मौर्यन स्टेट थी उसने जो भी ट्रेड रूट्स थे उन पर अपना कंट्रोल कर रखा था, और कईयों पे तो अपना एक अधिकार ही जमा रखा था, जैसे कि नमक पे और मेटल्स पे उसने अपना एक अधिकार जमाया हुआ था। सो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन व्यापार, उद्योग और कराधान भी महत्वपूर्ण थे। मौर्य साम्राज्य ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर रखा था। ठीक है, जैसे कि नमक और धातु पर तो उन्होंने अपना एक अधिकार ही किया हुआ था। इससे राज्य को समृद्धि मिली, जो उसके विशाल ब्यूरोक्रेसी और सैन्य के लिए वित्तीय सहायता का स्रोत बनी। अब किसी भी साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो उसकी मिलिट्री की बात करना हमें भूलना नहीं है। तो अब यहाँ पर हम मौर्यन की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। तो जो मिलिट्री है वो मौर्यन एम्पायर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थी। इट कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट एंड चैरियट्स। तो उसमें क्या क्या थी? पैदल सेना थी, ठीक है, इन्फेंट्री यानी कि आपकी पैदल सेना, कैवेलरी यानी कि आपकी घुड़सवार सेना, युद्ध हाथी थे, रथ थे, एंड वॉज क्रूशियल फॉर बोथ डिफेंस एंड एक्सपेंशन। तो एक तो डिफेंस के लिए आर्मी चाहिए होती है, बचाव के लिए, और दूसरा एम्पायर को अगर एक्सपेंड करना है तो हमें चाहिए होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड लेटर अशोका यूज्ड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स टू एक्सपेंड द एम्पायर, अशोका आर्मी प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ब्रूटस कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा।
अब आपने बचपन में कलिंगा की कहानी तो पढ़ी ही होगी कि जो अशोक हैं वहाँ पर उन्होंने कलिंग में जाके कितना लोगों को मारा था, क्या क्या मतलब लोगों के साथ क्रूरता की थी, लोगों को उनको उनकी जान ली थी। तो उसके बाद जो अशोक थे उनका क्या हुआ कि वो उदास हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने शुरू करा नॉन वायलेंस कि अब से वो वायलेंस नहीं करेंगे, और उसके बाद ही अशोक जो है अपना धम्मा भी लेकर आए थे। तो क्वेश्चन यही हो जाता है कि जो कलिंग का वॉर होता है किस प्रकार से जो अशोक है उनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नाउ लेट्स डिस्कस कि जो अशोक हैं उन्होंने बुद्धिज़्म को कैसे स्प्रेड करा। अशोक ने अपने बच्चों को, उनके जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उनको भी भेजा इंडिया से बाहर बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो जो अशोक हैं ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो जो बुद्धिज़्म धर्म था उसको भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप से आगे हर जगह उन्होंने फैलाया। तो आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज़्म एंड प्रमोटेड हिज टीचिंग थ्रू एडिक्ट्स एंड मिशनरीज। तो अशोक ने काफ़ी सारे एडिक्ट्स बनवाए थे, है ना। एक पिलर है आपका अलाहाबाद पिलर एडिक्ट, जो आप प्रयागराज पिलर एडिक्ट कुछ भी कह लो, तो वहाँ पर हमें एडिक्ट्स मिल जाते हैं अशोक के। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप और उससे बाहर फैलाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके उपदेशों को शिलालेखों और मिशनरियों के माध्यम से बढ़ावा दिया। अशोक की मिशनरी गतिविधियों के कारण बौद्ध धर्म श्रीलंका, नेपाल और मध्य एशिया जैसे स्थानों तक उसी टाइम पे फैल गया था। तो यानी कि जब हमारी एंशंट हिस्ट्री चल रही थी उस टाइम पर बुद्धिज़्म जो है, उसी टाइम बुद्धिज़्म स्प्रेड होने लगा था। फिर उसके बाद जैनिज़्म भी स्प्रेड होने लगा था, है ना। नाउ अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, मैंने जो है अभी फ़िलहाल ये 2 क्वेश्चन सिमिलर ही रखे हैं, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में ही रखे हैं, पर अभी आगे की वीडियोज़ में थोड़ी सी डाइवर्सिटी लेकर आऊँगी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी, साथ ही साथ मैं देखूँगी अभी मुझे एनालाइज़ करना है और भी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके मोस्ट रिपीटेड हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। MHI 1 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी रिवीजन भी मुझे करवानी है बच्चों, तो कल उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। कल 7 है, ठीक है, कल उसका रिवीजन करते हैं। 9 को उसका एग्ज़ाम है और उसके बाद 10 को आपका MHI 2 का भी एग्ज़ाम है। So the Vijayanagar Empire was governed by a highly centralized system with the king at the top holding absolute power. तो जो विजयनगर एम्पायर है वहाँ पर भी जो राजा है वो टॉप पे होता था और राजा के पास ही एब्सोल्यूट पावर होती थी. The king's authority was reinforced by strong bureaucracy which managed various aspects. और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी, तो वो किंग की अथॉरिटी को मेंटेन रखती थी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द मोस्ट नोटेबल रूलर कौन है इसका, इस एम्पायर का, आपके कृष्णदेव राय हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड रूल। जो कृष्णदेव राय हैं उनको जाना जाता है उनके सेंट्रलाइज्ड रूल की वजह से, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर हु मैनेज वेरियस रीजन। तो बहुत ही बेसिक है कि जो किंग होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे किंग का राज होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी ब्यूरोक्रेसी होती थी, ठीक है। फिर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जो आपके होते थे प्रोविंसेस, छोटे छोटे कई सारे प्रोविंसेस होते थे एंड ईच प्रोविंस में होता था एक गवर्नर, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स डिस्कस रोल ऑफ द किंग। अब विजयनगर एम्पायर में किंग का रोल कैसा था। सो द किंग वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर, यहाँ पर भी किंग डिवाइन होता था। जो किंग है विजयनगर वाला उसने तो अपने टाइटल्स तक ले लिए थे, जैसे कि उसने खुद को चक्रवर्ती उन्होंने कहा, एज अ यूनिवर्सल रूलर राया कहा, टू एम्फेसाइज देयर सुप्रीम अथॉरिटी, ताकि जो उनकी सुप्रीमेसी है उसको वो बना सकें लोगों के अंदर। उन्होंने अपने आप को क्या कहा था, चक्रवर्ती सम्राट कहा था। तो कृष्णदेव राय's reign is a prime example as he was revered as both a warrior king and a patron of culture. He promoted art, literature and religious tolerance during his rule. अब कृष्णदेव राय ने जब भी उनका रूल चल रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने आर्ट वगैरह को भी प्रमोट किया है और अपने आप को वो एक डिवाइन रूलर कहते थे।
और रूल ऑफ किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णदेव राय का शासन इसका हमें एक प्रमुख उदाहरण देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे आपके विजयनगर एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसा था। So the Vijayanagar Empire had a well organized administration with a division of labor. विजयनगर एम्पायर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर भी हमें डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। यहाँ पर जो गवर्नर होते थे उन्हें नायका कहा जाता था, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो गांव के विलेज के हेड्स होते थे उनके पास होता था। So the administration was highly efficient and the king was advised by council of minister, जिन्हें हम लोग अष्ट दिग्गजास कहते थे। ये जो भी इसमें टर्म्स आ रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको सिर्फ पढ़ के छोड़ मत देना। नायका क्या है, अष्ट दिग्गजास क्या होते हैं, ये तो लिख कर ही आना है, नहीं तो फिर ये अलग कैसे लगेगा तुम्हारा आंसर, जरूर लिख कर आना। इसमें 8 चीफ होते थे, चीफ मिनिस्टर्स होते थे 8, जिन्हें हम लोग अष्ट दिग्गज कहते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज। अब है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। अब जो आपका विजयनगर एम्पायर है उसकी इकोनॉमी बहुत ही थ्राइविंग थी। वहां पर एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, इंडस्ट्री थी। द स्टेट कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स बोथ ओवरलैंड एंड मैरी टाइम। अब क्योंकि ये साउथ इंडिया में था तो ये मैरी टाइम रूट्स को भी क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। ठीक है, फॉरेन गुड्स में एक्सचेंज वगैरह ये लोग किया करते थे। सो द सिटी ऑफ विजयनगर इटसेल्फ वाज अ मेजर कमर्शियल हब विद ट्रेडर्स फ्रॉम पर्शिया, अरबिया एंड यूरोप से यहाँ पर व्यापारी आया करते थे। सो द स्टेट इम्पोज टैक्सेस ऑन लैंड एंड ट्रेड एंश्योरिंग अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ रिवेन्यू। तो विजयनगर शहर क्या है, स्वयं एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था जहां पर अलग अलग जगह से व्यापारी आते थे। मिलिट्री इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। As it was organized and maintained at high level, the military consisted of infantry, cavalry and elephant and artillery. तो उसकी तरह यहाँ पर भी सेना, पैदल, घुड़सवार, युद्ध हाथी और तोपखाने भी थे पर इनके पास। ठीक है, एक चीज ऐड हो गई है। तो कृष्णदेव राय मिलिट्री कैंपेन्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सपेंडिंग एंड मेंटेनिंग द एम्पायर टेरिटरी। ही फॉट द बैटल ऑफ तालीकोटा। तो अशोका में हमने कलिंग वॉर देखा, यहाँ पर हमने तालीकोटा का बैटल देखा विच ही फॉट इन 1565 एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट वेयर द विजयनगर फोर्सेस डिस्पाइट देयर माइट वर डिफीटेड बाय अ कोलिशन ऑफ दक्कन सल्तनत। तो जो दक्कन के जो सुल्तान थे ना वो सारे मिल गए विजयनगर के खिलाफ, और इन विजयनगर वालों को क्या करा, विजयनगर वालों को उन्होंने हरा दिया था इस युद्ध के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस द कल्चरल एंड रिलीजियस पॉलिसीज, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पर बताना है कि जो कृष्णदेव राय थे वो डिवोटी थे लॉर्ड वेंकटेश्वरा के। ठीक है, वेंकटेश्वर जो भगवान होते हैं उनके वो भक्त थे, और काफी ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस था, यानी कि सभी धर्मों को अच्छी मान्यता दी जाती थी। जो किंग्स हैं वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे और दूसरे रिलीजन्स को भी प्रमोट करते थे, एंड दे एनकरेज द फ्लरिशिंग आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, और इन सब चीजों को वो लोग एनकरेज करते थे। Sponsored many temples while also respecting other religious practices. The empire saw the growth of literature in Telugu, Kannada and Sanskrit. तो उस टाइम पर बहुत सारी जो आपकी लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर क्या होता है, आपका जो साहित्य है उसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। अब इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। सो द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर स्टेट बिगेन आफ्टर द डिफीट एट द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565। तो जब 1565 में तालीकोटा में ये लोग हारे, दक्कन सल्तनत से ये लोग हारे थे, तो वहां पर ये जो एम्पायर है वो फ्रेगमेंट हो गया था, टूट गया था। सो द लॉस एट तालीकोटा मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एम्पायर डिसइंटीग्रेशन विद द सक्सेसिव रूलर्स अनेबल टू मेंटेन द यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट। तो बाद में जो सक्सेसिव रूलर्स आए, यानी कि उन कृष्णदेव राय के बाद वाले जो राजा थे, वो इतनी ज्यादा यूनिटी को मेंटेन करके नहीं रख सके, राज्य की एकता को बना के नहीं रख सके, जिसकी वजह से ये हुआ। सो बच्चों, इफ यू वांट द पीडीएफ, आप इस वेबसाइट पे विजिट करो, वहां से अपनी पीडीएफ लो। वो अभी मैं रात तक अपलोड कर दूंगी, यानी कि अभी बज रहे हैं मेरे मैं अभी जब ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी 5 बज रहे हैं, तो रात को 10 बजे तक जो पीडीएफ हैं वो सारे अपलोड हो जाएंगे। तो एमए हिस्ट्री के जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, सभी वीडियोस के पीडीएफ्स आपको मेरी इस वेबसाइट पे मिलेंगे बच्चों। ठीक है,
इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आगे आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाऊंगी अच्छी इजी भाषा में, ताकि आप लोगों को याद हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में मोर देन 90% सिक्योर कर सकें।